आज से चार धाम यात्रा का आगाज। सीएम ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश से शुरू। ये न्यूज की खबर का बड़ा असर। देहरादून में सीएम धामी ने श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का आदेश लिया वापस। मानव वन्य जीवन संघर्ष को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार। कहा आदेशों का करें पालन या कोर्ट में हो पेश। मुगबा से गंगोत्री के लिए विदा हुई मां गंगा की डोली। कल खुलेंगे भक्तों के लिए धाम के कपाट, उमड़ेगा आस्था का जन सैलाब। जंगलों की आग को बारिश से भी नहीं मिली राहत। प्रदेश में 24 घंटों में 18 जगह धधके जंगल। 5 घटनाओं में 4 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मसूरी में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। तापमान गिरकर पहुंचा 14 डिग्री। अभी मौसम में बना रहेगा उतार चढ़ाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की। देहरादून चार धाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी देहरादून से खबर। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार के फैसले से मिलेगा श्रद्धालुओं को लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फैसला। सीमित श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के फैसले को वापस लिया। असीमित संख्या को लेकर शासन का फैसला। सरकार ने सीमित संख्या को लेकर अपना फैसला वापस लिया। राजधानी देहरादून से खबर। चार धाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शासन का फैसला सीमित संख्या को लेकर आया। खबर नैनीताल से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के नाम पर दिए जाने वाले अंडे सड़े और कीड़े लगे हुए मिल रहे हैं, जिन्हें आंगनवाड़ी बहनों ने इन्हें नन्हे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को देने से इनकार कर दिया। वहीं नैनीताल में मल्लीताल के प्राइमरी स्कूल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बंटने के लिए सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार के रूप में ये अंडे पहुंचे थे। जो आए हैं वो खराब आए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनको एक एक करके चेक किया जाए। और ये गर्भवती धात्री और बच्चों के लिए नुकसानदेह है। और गर्मी का टाइम है, ये अंडे तो आने ही नहीं चाहिए। कीड़े भी हैं इनमें, चींटियाँ भी हैं। पहली बार खराब आए हैं। थे एक दो होते थे और इस बार तो पूरी पेटियाँ खराब हैं। उसमें शिकायत मिली थी तो एसडीएम को भेजा था हम लोगों ने। तो जांच में देखा कि वो तथ्य सही थे। तो उसमें एक गवर्नमेंट को एक लेटर हम लोग लिख रहे हैं कि जो भी संस्था या जो भी एजेंसी उसको सप्लाई कर रहे हैं तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। बागेश्वर के एसडीएम हरगिरी ने अमसरकोट गांव में गिरे छीना बागेश्वर मोटर मार्ग पर डामरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने 10 अप्रैल को जनता दरबार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल को ज्ञापन सौंपकर गिरे छीना बागेश्वर हाईवे मोटर मार्ग निर्माण कार्य की अनियमितताओं, पेयजल पाइपलाइन के ध्वस्तीकरण, विद्युत पोलों पर झूल रहे तारों की समस्याओं से अवगत कराया था। एसडीएम बागेश्वर ने डामरीकरण में हो रही अनियमितताओं की जाँच की और त्वरित समाधान के लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। अपना साहब से बात किया साहब। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर और आसपास के इलाकों में अलविदा जुमे पर मस्जिदों में रोजेदारों ने पूरी शिद्दत के साथ नमाज अदा की। वैसे तो मुस्लिम समाज के लोग पूरे साल जुमे की नमाज को खास मानते हैं, लेकिन रमज़ान माह के अलविदा जुमे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस पर हर एक रोजेदार मस्जिद में नमाज अदा करने को ज़्यादा तवज्जो देता है। वहीं अलविदा जुमे के मौके पर
मुख्य जामा मस्जिद के अलावा सुल्तानपुर, भिक्कमपुर, शाहपुर, नारोजपुर, रायपुर और बहादुरपुर की मस्जिदों में हजारों रोजेदारों ने नमाज अदा कर देश और दुनिया में अमन, शांति और मुल्क और समाज की उन्नति, तरक्की के लिए दुआ मांगी। वहीं कई व्यापारियों ने भी जामा मस्जिद में पहुंचकर मुस्लिम भाइयों के साथ जुमे की नमाज अदा कर एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। कि आज मेरे बाजार के सैकड़ों व्यापारी दुकानदार लक्सर बाजार में स्थित जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और सभी को आज मैंने एक ही संदेश दिया कि भाई ये भी दुआ करना जो लक्सर बाजार में हम व्यापारियों के नाम पर आज तक राजनीति होती आई है, उस राजनीति का खामिया क्या हम व्यापारी को भुगतना पड़ता है। जो कल गुरुवार का बंद था यह हमारा अकेले का फैसला नहीं था, एक आदमी का सबके ऊपर जानबूझकर खोवा हुआ फैसला था। और रमजान के पाक मुकद्दस मौके पर अलविदा जुमा की बहुत बड़ी अहमियत होती है। वैसे तो इस बार जुमा 4 हुए हैं और कल ईद का भी माना जा रहा है कि कल ईद भी होगी, परंतु अलविदा जुमा को हर तरह का व्यक्ति लगभग सारे ही। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों थी। अलविदा जुमा पर आज प्रदेश भर में अलविदा नमाज अदा की गई। खबर कानपुर से है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में रमजान उल मुबारक की अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर नमाजियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण मस्जिदों में कमेटियों के द्वारा वजू का पानी सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र का बेहतर इंतजाम किया गया था। वहीं लंढोरा कस्बे के छप्पर वाली मस्जिद में मुफ्ती रियासत अली ने नमाज अलविदा जुमा अदा कराई, जबकि मदरसा इमदादुल इस्लाम लंढोरा मस्जिद में मौलाना नवाब ने अलविदा जुमा की नमाज अदा कराई। नमाज अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में आज सुबह से ही चहल पहल देखी गई। खासकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चे आज नए नए कपड़े पहनकर नमाज अलविदा जुमा अदा की। अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए नमाजी 1 बजे से ही मस्जिदों में दाखिल होने लगे। रमज़ान शरीफ का अलविदा जुमा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल हमारे भारत में और पूरे ख़ित्ते में बर्रे सग़ीर में ईद होगी। ऐसा भी हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन उम्मीद ज़्यादा कल की है। तो रमज़ान शरीफ भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी करने का महीना है और ईद का त्यौहार भी जो अगरचे मज़हबी त्यौहार है मगर उसमें भी प्यार मोहब्बत का पैगाम और संदेश दिया जाता है, क्योंकि इलाके के लोग मुसलमान भाई जमा होकर ईद की नमाज अल्लाह की इबादत की शक्ल में पढ़ते हैं और अपने लिए और अपने तमाम मुल्क और पूरे जहान के लिए अमन सलामती की दुआ करते हैं। देहरादून पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी, जहां दुकानों पर पेटीएम के जरिए भुगतान लेने वाले संचालकों को चूना लगाने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी अपने आप को पेटीएम का एजेंट बताकर दुकानदारों को ठगी करते थे। आपको बता दें कि आरोपी दून और गाज़ियाबाद में 2-2, हरिद्वार रुड़की में 1-1 और दिल्ली में 3 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने दुकानदारों से 6,50,000 रुपये का चूना लगाया। डीआईजी और एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने ये खुलासा किया। करते क्या है कि पेटीएम ठगी का गैंग यहाँ दरअसल में आया था और 12 तारीख को उन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल सजवान उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज का के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य में कोरोना के 141 नए मरीज मिले हैं और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 348 हो गई है। वहीं देहरादून की बात की जाए तो 64 मरीज हैं। अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चमोली में 2, चंपावत में 7, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 21, पौड़ी में 10, पिथौरागढ़ में 2,
टिहरी में 1, यूएस नगर में 12 नए मरीज मिले हैं। खबर देहरादून से है, जहां 15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें, पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिन्हित विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पंचायतों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा, भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। चारधाम यात्रा टर्मिनल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 40 बसों में 1600 तीर्थयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार की यात्रा पर निकले हैं। वहीं यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी यात्रियों का स्वागत किया और कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर पूरी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे यात्रा का सफल संचालन किया जा सके। वहीं सीएम ने बाबा केदार और बद्री विशाल से यात्रियों की यात्रा की मंगल कामना की। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा पर विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड आए तीर्थ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किसी को भी आने वाले। और यहाँ वक्त चला छोटे ब्रेक का। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो गया है। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश ही है। रोजाना हजारों की तादाद में तीर्थयात्री यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वहीं आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान होकर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान की। सेना की बैंड धुनों और भक्तों के जयकारों के बीच डोली पहले पड़ाव पर रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है। दिव्य और भव्य चारधाम यात्रा होने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के दावों को हवा हवाई करार दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो गया है। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश ही है। रोजाना हजारों की तादाद में तीर्थयात्री यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वहीं आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान होकर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। सेना की बैंड धुनों और भक्तों की जयकारों के बीच डोली पहले पड़ाव पर रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है। दिव्य और भव्य चार धाम यात्रा होने जा रही है। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ही बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे सड़क पर मलबा आने से बंद हो गया है, जबकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूटे हिमखंड की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों की ओर से धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का विरोध लगातार किया जा रहा है और इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। मैं धरातल की बात करूँ तो धरातल पर सरकार के जो सारे इंतजाम हैं वो जीरो हैं, विफल हैं। आप आकलन कीजिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है चारधाम यात्रा के लिए जो उसका सड़क का मार्ग है। आप अगर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक अगर जाएंगे सड़क के माध्यम से तो 42 जगह पैच टूटे हुए हैं, ऊपर से मलबा सड़कों पे गिरा हुआ है। ये तो वो चारधाम के ऑल ओवर के हाल हैं जिसमें 12,000 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए हैं। इसी प्रकार अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूँ तो अब कोरोना लगातार आए दिन बढ़ रहा है, मतलब जॉली ग्रांट और आपका इंद्रेश में रेफर कर रहे हैं, तो आप आकलन कर सकते हैं कि जो चार धाम हमारे राज्य की लाइफलाइन है, कोरोना के बाद हमारे लोग खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर भी सरकार अगर ढंग से अगर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही है तो मेरा मानना है सरकार की सारी जो दावे हैं वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। कि आप वैष्णो देवी की तर्ज पे, वैष्णो देवी में कब सीमित संख्या होती है, आप तिरुपति में देखिए कब सीमित संख्या होती है, आप पशुपति में देखिए कब सीमित संख्या होती है, कोई सीमित संख्या नहीं होती है। ये केवल अपनी कमजोरी की आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आप संचालन ठीक नहीं कर पा रहे, आप लोगों को व्यवस्था ठीक नहीं दे पा रहे, इसलिए आप जनता को परेशान करने का। अरे श्रद्धालु केवल 6 महीने का है, श्रद्धालु आ रहा है, आप आने दीजिए, आप व्यवस्था ठीक करिए। कुल मिलाकर जोशीमठ आपदा के बीच शुरू हो रही चारधाम यात्रा को सरल व सुगम बनाना धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार पूरी तैयारी का तो दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर कई परेशानियां हैं। सवाल ये है कि एक तरफ जहां कोरोना के बढ़ते मामले तो दूसरी तरफ बंद होते हाईवे और व्यापारियों का सीमित संख्या को लेकर हो रहा विरोध सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में सरकार के पूरी तैयारी के दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। ऋषिकेश से के न्यूज़ इंडिया के लिए बसंत कश्यप की रिपोर्ट। जहां लाखों करोड़ों रुपयों की लागत लगाकर सरकार ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकार को धोखा देकर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं और सरकारी तनख्वाह का आनंद ले रहे हैं, जिसका पर्दाफाश दाबकी कला गांव में खाली पड़ा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रहा। आपको बता दें कि कई सालों पहले दाबकी कला गांव में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाया गया था, मगर इसका ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राइमरी इलाज के लिए दाबकी गांव में वेलनेस सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों पर मरीजों को अस्पताल ले जाने से पहले ही ये जानकारी दी जाती है कि वो मरीज बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं। अगर वो बीमारी से पीड़ित ग्रसित हैं तो उन्हें कौन सी बीमारी है, इसके लिए इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही शुगर, ब्लड प्रेशर व हाइपरटेंशन आदि लोगों की स्कैनिंग की जाती है। इस आयुष्मान भारत के तहत मरीजों का प्राइमरी इलाज इन्हीं अस्पतालों में होता है, लेकिन दाबकी गांव में बने आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है।
खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष में खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा मानव जीव संघर्ष को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख वन सचिव को मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए आदेश दिए। पूर्व के आदेशों का अनुपालन न करने पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उन्हें पेश होने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 मई की तिथि नियत की है। वहीं कोर्ट की खंडपीठ ने नवंबर 2022 में मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन को दिशा निर्देश दिए थे कि वो मानव जीव संघर्ष को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करे। ये अनुपंत जो एक समाजसेवी हैं, उनके द्वारा एक जनहित याचिका पूर्व में दाखिल की गई थी पिछले वर्ष, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष जो होता रहता है, जिसमें गुलदार से लेकर भालू से लेकर जो अटैक्स होते हैं उत्तराखंड के खासकर ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, और उसको लेकर जो वन विभाग की कोई तैयारी ही नहीं होती है कि कैसे मानव संसाधनों को बचाया जाए। मानव जानें चली जाती हैं, कई बार जानवरों को भी समस्या होती है। इसको लेकर ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें नवंबर में पिछले वर्ष माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन को यह दिशा निर्देश दिए थे कि आप एक कमेटी बनाइए जिसमें जो लोग धरातल पर एक्चुअल एक्सपीरियंस रखते हैं, विशेषज्ञ, उनको शामिल करिए ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम से कम किया जा सके। और खबर